नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी अड्डा में आपका जो है हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं उसमें जो है ईवीएस यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यूपी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट में या सी टेट हो या फिर पीसीएस हो, आईएएस हो, एसएससी हो या फिर और कोई परीक्षा हो, वर्तमान समय में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से बहुत से प्रश्न उठते हैं जिनको मैं यहाँ पे जो है सॉल्व करवाऊँगा। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको देखिए और समझिए। मैं एक एक यूनिट करके आपको सारे कंप्लीट करवा दूँगा, फिर आप बाद में हमें प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण में क्या क्या है, अब यही प्रश्न बन रहा है कि जीवधारी वनस्पति के चारों ओर जो आवरण, माने जीवधारी वनस्पति और जो चारों तरफ आवरण घेरे हुए है उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, अब ये प्रश्न आएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो यह 1986 में पारित किया गया। पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं, भौतिक जीव चीज़ें आती हैं और जैविक दशाएं आती हैं। अभी अब प्रश्न बनेगा कि पर्यावरण में किसको सम्मिलित किया जाता है, भौतिक और जैविक दशाएं। अब प्रश्न बन रहा है भौतिक दशाएं जो हैं उसमें किसे किसे शामिल किया जाता है। अब आप देखिए, भौतिक दशाओं में जो है 3 प्रकार की चीज़ें आती हैं, स्थलमंडल पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण और जलमंडलीय पर्यावरण। ठीक है, भौतिक पर्यावरण में ये चीज़ें आएंगी। जैविक पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आएंगी, भौतिक, जैविक और ये पर्यावरण के संघटक होकर जैविक पर्यावरण में जो है 2 चीज़ें आएंगी। जैविक पर्यावरण में जंतु पर्यावरण और वनस्पति पर्यावरण, 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई। मतलब पर्यावरण जो है उसमें भौतिक और जैविक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। भौतिक तत्वों में स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल हो गया और जैविक तत्वों में वनस्पति और जंतु पर्यावरण को शामिल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से बनेगा कि पर्यावरण के संघटक कितने प्रकार के हैं, तो पर्यावरण के संघटक में भौतिक या अजैविक संघटक, जैविक संघटक और ऊर्जा संघटक को शामिल किया जाता है। फिर भौतिक संघटक पूछेगा, इनमें से भौतिक संघटक कौन कौन से हैं, तो भौतिक में मैंने अभी बताया कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। जैविक संघटक कौन है, जीव जंतु वनस्पति। ऊर्जा संघटक ये तो पता ही है, ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, बड़ा प्रश्न महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा हमें सूर्य की प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद भूमि के अंदर से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तीसरा जो है गुरुत्वाकर्षण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये मुख्य 3 माध्यम ऊर्जा प्राप्त होने के हैं। फिर इसके बाद जो है सवाल अगला बन रहा है, पर्यावरण में वन मंत्रालय जो है कब बनाया गया, ये वर्ष 1985 में बनाया गया। पर्यावरण और वन मंत्रालय 1985 में बनाया गया। सवाल आएगा, विश्व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किसकी सरकार में किया गया, तो इसे इंदिरा गांधी जी के द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986, ये तो मैं सबसे पहले ही बता चुका हूँ। गंगा एक्शन प्लान GAP 1985। अब 1985 में 2 चीज़ें आई, पर्यावरण में वन मंत्रालय और गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत प्रश्न आता है, अभी मैं बताने वाला हूँ कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में पारित हुआ, यानी NGT, इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं। ये जो है 2010 में पारित हुआ। फिर एक आएगा, पर्यावरण को विकास के साथ कौन सी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया, पर्यावरण को विकास के साथ 4थी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर मैं कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर चर्चा करना चाहूँगा जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेघ विजन जो होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आयोडीन के कुछ यौगिक के द्वारा अति शीतलित बूंदों का घनीभवन, ये 2 चीज़ें जो है मेघ विजन में प्रयोग की जाती हैं। मुख्य रूप से यदि प्रश्न आए तो उसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आप लगाइएगा। उसके बाद फिर प्रश्न है अगला कि समुद्र तटीय क्षेत्र जो हैं उनमें पेयजल की प्राप्ति भूमिगत जल से जो हो रही है उसकी वजह से सतह के नीचे कोटर जो है उनमें सागर का खारा जल घुस जाता है, माने कोटर रिस के चला जाता है, जिससे भूमिगत जो जल है वो दूषित हो गया है। तो प्रश्न बनेगा कि सबसे ज़्यादा भूमिगत जल से प्रभावित शहर कौन सा है, तो ये ब्रुकलिन शहर है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
ठीक है। एक सवाल पूछेगा, विश्व में ये देखो कितने अच्छे प्रश्न हैं। विश्व में कुल 450 परमाणु रिएक्टर कार्य कर रहे हैं। ठीक है। 3 माइल आइलैंड ये कहाँ घटना घटित हुई, एक प्रश्न ये बन रहा है। तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में घटित हुई। ये कब हुई, 1979 में हुई। फिर अगला प्रश्न आ सकता है, चेरनोबिल घटना जो है ये कहाँ घटित हुई। तो ये चेरनोबिल परमाणु, ये सारी परमाणु से जुड़ी हुई है, परमाणु रिएक्टर। चेरनोबिल परिघटना जो है यूक्रेन में हुई। ये बड़ा प्रश्न आने वाला, फुकुशिमा जो है ये किस सन में हुई, 2011 में दुर्घटना हुई और इसकी आशंका जो है फिर से दुर्घटना की बनी रहती है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन पे हम लोग देख रहे हैं। अब ये जो प्रश्न है जो आपके जो है पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देखिए अब मैं बता रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन ईंधनों को जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि हो रही है। हाइड्रोकार्बन ईंधन मतलब वो ईंधन जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हैं। ठीक है। हाइड्रोजन माने जल होता है, ठीक है, H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, नेक्स्ट जल। तो ये हो गया। औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई, 1860 में शुरू हुई। कहाँ शुरू हुई, इंग्लैंड में शुरू हुई। मैं आपको इतने अच्छे अच्छे प्रश्न बता दूंगा, सेम वही पेपर में आने वाले हैं। ठीक है। आप बात सुनते रहिए और अच्छे से देखते रहिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, फिर देखना आपको सच में मज़ा आएगा। ठीक है। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड 1860 में जो औद्योगिक क्रांति हुई उस समय जो है 0.029 थी। ठीक है, प्रतिशत, जिसको 290 मतलब 290 पर पार्ट्स मिलियन ppm में नापा जाता है। तो इसको जो है ppm या pbm पर पार्ट पर मिलियन या पार्ट पर बिलियन, ठीक है, ppm या ppb में नापा जाता है। ठीक है। वर्तमान समय में वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.0379 है। ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए, औद्योगिक क्रांति जो 1860 में हुई उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में 25% वृद्धि हुई। इसीलिए ये बड़ी समस्या बन गई भाई। ऐसा नहीं है वायुमंडल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण नहीं, ये वायुमंडल के लिए हमारे जीवन के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड अति महत्वपूर्ण है। लेकिन जब किसी भी चीज़ की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो वो हमें परेशान करने लगती है। ठीक है। फिर आप देखिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ से एक और बड़ा बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि हमारा जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है वो कैसे गर्म होता है, सूर्य की किरणों से गर्म होता है या पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। कितना अच्छा प्रश्न है। तो ये सूर्य की किरणों से नहीं गर्म होता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी के अंदर आती हैं जो लघु तरंग के रूप में होती हैं, और पृथ्वी से जो निकलती हैं तो वो दीर्घ तरंगों के रूप में होती हैं। ठीक है। तो जो है पार्थिव विकिरण जो पृथ्वी से रेडिएशन आता है और वो उसके माध्यम से हमारा वायुमंडल गर्म होता है, पहला प्रश्न। फिर अभी देखिए, जो पार्थिव विकिरण आता है वो दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, सौरिक विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है। ये देखो, ये 2 प्रश्न मैंने आपको जो यहाँ पे करवा दिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो पृथ्वी का जो पार्थिव विकिरण है दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, उसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं जिससे क्या होता है कि वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। यही ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी होती है, ये प्रश्न आएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसके बाद पूछे ग्रीन हाउस गैस में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी होती है, तो वो जलवाष्प होती है। ठीक है। अब आया ओजोन डिप्लीटेशन पे बात करते हैं, ओजोन रिक्तीकरण। ओजोन जो है, सबसे पहले ओजोन के बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में पाई जाती है और ये समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है। और इसमें ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है। और जो ये ओजोन परत है ये सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है। वर्तमान में कुछ समय, थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि कुछ जो है तत्व हुए, जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑक्सीजन के ऑक्साइड, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, सुपरसोनिक जेट विमान से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये जो है ओजोन को गैस को नष्ट करने लगे। ठीक है। इससे पृथ्वी पर वनस्पति और जंतुओं को बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है। प्रश्न आएगा कि ओजोन रिक्तीकरण के लिए प्रमुख चीज़ें क्या हैं, तो इसमें रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर ये हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं जो जेट विमानों से निकलते हैं। ठीक है।
अभी मैंने यही बताया कि ये सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी को अधिक गर्म से होने से बचा। यदि ओजोन गैस ना होती तो हमारी क्या समस्याएं होती, हमें स्किन कैंसर की समस्या होती और जो है हमारे अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता, ठीक है, बहुत सारी, इसके अलावा बहुत सारी जो है बीमारियाँ होती। इसके बाद ओजोन रिक्तीकरण हो गया। ओजोन रिक्तीकरण के बाद यदि देखा जाए वनस्पति और जंतु, एक प्रश्न आएगा, ओजोन गैस पृथ्वी पर वनस्पति और जंतुओं के लिए रक्षा कवच है। समझ रहे हैं, वनस्पति और जंतुओं के लिए रक्षा कवच कौन सी गैस है? ओजोन गैस है। अब देखो आ गया, देखो चर्म कैंसर जो बढ़ जाएगा यदि ओजोन गैस जो है रिक्तीकरण होता रहा। शरीर में प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस क्रिया में प्रभाव परेशानियां होंगी, जल ग्रहण की क्षमता हो जाएगी, फसल उत्पादन में कमी आएगी। तो ये ऐसे जो हैं ओजोन डिप्लीटेशन के नुकसान हैं। ओजोन की रक्षा के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, खूब बहुत पूछा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसकी? ओजोन की रक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, ठीक है, और इससे ओजोन की सुरक्षा के बारे में इस पर चर्चा की गई। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? मुझे तो उम्मीद है कि मैं आपको जो डाटा उपलब्ध करा रहा हूँ इसमें मैंने आपको बहुत सारे पर्यावरण का पूरा लगभग चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया इतनी सी बात में। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे से अच्छे प्रश्न अच्छे से अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।